आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड मॉडल बताऊंगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगल और निकलसन ने दिया है। ये सबसे उपयुक्त और मान्य है मॉडल है। इसके अनुसार जीव द्रव्य कलाएं लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड के अणु अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं तथा समाकल प्रोटीन के साथ मोज़ेक सांचे में व्यवस्थित रहते हैं। इकाई कला की भांति प्रोटीन लिपिड अणुओं को आच्छादित कर सैंडविच नहीं बनाते हैं, वरन प्रोटीन गोलाकार आकृति के होते हैं जो अर्ध तरल लिपिड की द्विपरत में आंशिक या पूर्ण रूप से अंतः स्थापित रहते हैं। लिपिड परत में धसे हुए प्रोटीन को समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि 70% तथा लिपिड की सतह पर सीमित रहने वाले प्रोटीन को परिधीय प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, 30% कहते हैं। समाकल प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि परिधीय बाह्य प्रोटीन को सरलता से अलग किया जा सकता है। जो बाह्य प्रोटीन होती है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, वो इजीली अलग की जा सकती है। इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो अंदर की तरफ होती है, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। समाकल या आंतरिक प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि परिधीय या बाह्य प्रोटीन को सरलता से अलग किया जा सकता है। अधिकांश बाह्य प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में, जबकि समाकल या आंतरिक प्रोटीन वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। जीव द्रव्य कला में वसाएं अधिकतर ग्लाइकोलिपिड्स तथा फॉस्फोलिपिड्स प्रकार की होती है। लिपिड द्विपरत में ध्रुवणता पोलैरिटी पाई जाती है, अर्थात द्विपरत में वसा अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका जल प्रियसर भाग बाहर की ओर, जबकि जल विरागी पुच्छ भाग भीतर की ओर रहता है। लिपिड की दोनों आणविक परतें एक दूसरे से प्रगाढ़ रूप से निकटस्थ होने के कारण एक ही परत के रूप में प्रतीत होती है। तापक्रम बढ़ने पर लिपिड अणुओं की ध्रुवीय अवस्था भंग हो जाती है और ये तरल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जिस तापक्रम बढ़ने पर लिपिड अणुओं की ध्रुवीय अवस्था भंग हो जाती है और ये तरल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जिस तापक्रम पर वसा परतें अव्यवस्थित होकर तरल हो जाती है उसे संक्रमण तापक्रम कहते हैं। अर्ध तरल वसा में समाकल प्रोटीन अंतः स्थापित हो जाते हैं और कला चितकबरा स्वरूप प्रदान करते हैं। परिधीय तथा समाकल प्रोटीनों के वे भाग जो वसा परत के ऊपर निकले रहते हैं, उन पर शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन तथा शर्करा श्रृंखलाओं के योग को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी और इसके अंदर बताऊंगी कि कैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती हैं। ये तो बाह्य प्रोटीन है।
ये लिपिड की है लेयर। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। जैसे चाशनी में गुलाब जामुन डूबे हुए रहते हैं, उनको अपन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं जब तक अपन अपने पूरे हाथ नहीं भरेंगे, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसी तरह ये प्रोटीन्स भी इस तरह से इसमें बिल्कुल अंदर जकड़ी हुई रहती है, इसको आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसके बाहर निकले हुए ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये है इंटीग्रल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये लिपिड की बाइलेयर है। ये बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन पाई जाती है। ये नेटवर्क प्रोटीन है। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसका मैंने डायग्राम बनाया है। ये बाहर की तरफ ये भी पेरिफेरल प्रोटीन ही है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले परमिएबिलिटी, पारगम्यता। कोशिका के आर पार जाने वाले सभी पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। यह अणुओं के आकार, कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश, उनकी लिपिड में विलेयता और कोशिका के आर पार पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इसलिए यह कोशिका के आर पार पदार्थों के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के साथ कोशिका द्रव्य में घुलनशील पदार्थों की सांद्रता में संतुलन बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मुक्त रूप से गुजर सकते हैं, जबकि अन्य उच्च अणु भार वाले पदार्थ कोशिका में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का नियमन प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होता है। झिल्ली की पारगम्यता पोटेशियम आयन की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अब ये पारगम्यता में भी कई हैं। सबसे पहले अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। ऐसी परत जिसमें जल तो रिस सकता है लेकिन घुलनशील पदार्थ नहीं रिस पाते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक है सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्यता। ऐसी परत जिसमें जल व घुलित पदार्थ तो पार हो सकते हैं लेकिन ठोस पदार्थ पार नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है परासरण, ऑस्मोसिस। दूसरा गुण इसका है ऑस्मोसिस। पहला है पारगम्यता, दूसरा है परासरण। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक या जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यह प्रक्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। कोशिका में जल का प्रवेश परासरण द्वारा होता है।
जल का कोशिका के अंदर प्रवेश करना अंतःपरासरण तथा बहिर्गमन को बाह्य परासरण कहा जाता है। जो परासरण की प्रक्रिया है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु गमन करते हैं, उसे कहते हैं परासरण। तो परासरण दो तरह का होता है, जैसे इसमें एक अपन ने वॉच ग्लास ली और इसके अंदर अपन ने वाटर डाल दिया और इसमें आलू का टुकड़ा, एक आलू के टुकड़े में एक कैविटी बना करके अपन इसमें यदि शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट होता है और इसकी जो है कम होती सांद्रता, तो ये कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। जैसे इसमें ज़्यादा सांद्रता है तो इसमें पानी कैसे आएगा बाहर, तो ये एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। और यदि इसका मैं उल्टा कर देती हूँ, यदि आलू के अंदर पानी है और बाहर शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन वो क्या करेगा कि इसके अंदर एंटर होएगा, तो ये कहलाएगा एंडोऑस्मोसिस, अंतर परासरण, और ये बहिर्परासरण। तो परासरण दो प्रकार का होता है। तीसरा है इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। विसरण, अणुओं का विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसमें उपापचयी ऊर्जा एटीपी का व्यय नहीं होता है। यह अत्यंत धीमी गति है। सरल विसरण में विसरण दर अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर निरंतर बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट है सुगमित विसरण, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। सुगमित विसरण, विसरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के बृहद परिमाण के अणु पर्याप्त मात्रा में अभिगमन नहीं कर सकते हैं, इसलिए विशिष्ट वाहकों द्वारा इनका सुगमित विसरण होता है। सुगमित विसरण के लिए वाहक आवश्यक होते हैं, अर्थात झिल्ली के आर पार अणुओं का परिवहन प्रोटीन द्वारा किया जाता है, इन्हें वाहक कहते हैं। यह विसरण अत्यधिक चयनात्मक प्रकार का होता है। वह विशिष्ट चैनलों द्वारा ऊर्जा के उपयोग बिना होता है। उपापचयी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है इसके अंदर। अब तीसरी प्रकार का है सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन, जब अणुओं का परिवहन कम सांद्रता वाले क्षेत्रों से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होने वाले इस प्रकार के अभिगमन में ऊर्जा व्यय या उपापचयी ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा विसरण बलों को रोकने के काम आती है। उपापचयी ऊर्जा मिलने पर परासरण दाब, सांद्रता व विद्युत आकर्षण की प्रवणताओं के विरुद्ध भी अणु अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर पाते हैं। सक्रिय परिवहन की तुलना एक ऐसे नल से की जा सकती है जिसमें मोटर की शक्ति द्वारा जल को नीचे से कई मंजिल ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। इसी कारण सक्रिय परिवहन को अपहिल परिवहन भी कहते हैं। मूलों द्वारा मृदा से आयनों का लवणीय अवशोषण तथा कोशिकाओं द्वारा लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण सक्रिय परिवहन के उत्तम उदाहरण हैं। तो जो सक्रिय परिवहन है, जैसे अपन नीचे से मोटर चलाते हैं, पानी ऊपर भरता है, तो उसमें क्या एटीपी की आवश्यकता होती है, तो तभी इसमें ये पानी ऊपर तक पहुंच सकेगा, नहीं तो पानी नहीं पहुंच सकेगा। तो इसे अपहिल परिवहन भी कहते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेन अंतर यही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, आशयी परिवहन। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट
खाद्य पदार्थों का परिवहन वेसिकल्स के द्वारा होता है, अर्थात सूक्ष्म गोलाकार खंडों के रूप में होता है। खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण को एंडोसाइटोसिस या इंजेशन अंतर्ग्रहण की क्रिया को कहते हैं। वह बहिर्गमन को एक्टोसाइटोसिस या इजेशन बहिर्गमन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस है वो दो प्रकार की होती है। अंतर्ग्रहण करने की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो है वो सबसे पहले लेविस ने बताई है, अंतर्ग्रहण करने की क्रिया। इसको कोशिका पायन कहते हैं। कोशिका पायन, पिन्नो का मतलब होता है टू ड्रिंक। कोशिका द्वारा तरल पदार्थों के सक्रिय रूप से अंतर्ग्रहण को कोशिका पायन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फ्लूइड मटेरियल्स बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रक्रिया में जीव द्रव्य कला अंतर्वलित होकर तरल पदार्थों को भीतर की ओर अग्रेषित करती है, जो शीघ्र ही कला से छिटककर कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र कणों के रूप में प्लवित होने लगते हैं। इन्हें पिनोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स इनको ग्रहण कर इनका पाचन कर देते हैं। पचे हुए पदार्थ को पुनः कोशिका द्रव्य में विस्तृत होते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को भक्षाणु क्रिया या कोशिका नाशन कहते हैं। ये मेटचिनकॉफ ने बताया। फैगोसाइटोसिस की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड फूड बाय द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कोशिका द्वारा प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से ठोस कणों के अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जीव द्रव्य कला अंतर्वलित होकर ठोस कणों को कोशिका के भीतर अग्रेषित करती है। इन कणों को फैगोसोम्स कहते हैं। इन्हें लाइसोसोम्स ग्रहण कर पचा लेते हैं। पचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, जबकि अपचित पदार्थ जीव द्रव्य कला के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया हो गई, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब है एक्टोसाइटोसिस। एक्टोसाइटोसिस कोशिका वमन कहते हैं या सेल वोमिटिंग। जीव द्रव्य कला द्वारा अपचित पदार्थ, हार्मोन्स, कोशिका भित्ति के निर्माणकारी पदार्थ तथा अन्य स्रावी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालने की क्रिया को एक्टोसाइटोसिस कहते हैं। यह कोशिका द्वारा निर्मित विषैले पदार्थ को बाहर स्रावित करने में सहायक होती है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य की सांद्रता को नियंत्रित या संतुलित रखती है। प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय नवीन प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है। परिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिका के निर्माण के दौरान टोनोप्लास्ट का निर्माण भी करती है। प्लाज्मा झिल्ली पुनरुद्भवन द्वारा अपने कटे फटे या टूटे भागों की मरम्मत का कार्य भी करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के बाहर उपस्थित पदार्थों को पहचानने में कोशिका को सहायता प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा प्रोटीन, गोंद, टैनिन,
सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, क्यूटिन आदि के स्रवण में सहायता करती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य कला पर ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण अर्थात एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य कला एटीपी के रूप में ऊर्जा के विमोचन हेतु आवश्यक एंजाइम के लिए स्थान प्रदान करती है।